तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोग से बातचीत करना चाहता हूँ। देखो, अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, राइट, क्योंकि आपका प्रीलिम्स भी अभी सर पे आ गया है और मेंस का भी कुछ पोर्शन आपको कवर करना है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टाइम है, ठीक है। और कुछ लोगों को थोड़ा सा अभी मोटिवेशन की में भी कमी हो रही होगी, या फिर पढ़ नहीं पा रहे होंगे उतना ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस समझो, आप कितना क्रूशियल है आपके लिए, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखो, आप सब लोग या तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होंगे, है ना। मतलब कुछ लोग होंगे धनी मनी बहुत ज़्यादा, बट बाकी लोग का यही होगा स्टेटस, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास का कभी भी ना दुख ख़त्म नहीं होता है। ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता है वे, वो जो पंचायत की जो मीम वायरल हुई है, वो मिडिल क्लास में बहुत ही एप्ट है, क्योंकि दुख ख़त्म नहीं होता है। हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, वो हमेशा हमसे थोड़ा सा आउट ऑफ रीच रहते हैं। हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं और हमारा ड्रीम यहाँ है। तो ये होता है मिडिल क्लास का टोटल लाइफ का जो समरी है। और ये एग्ज़ाम एक ऐसी एग्ज़ाम है जिससे कि आप इस मिडिल क्लास के ट्रैप को ओवरकम कर सकते हो। आपकी सोशल मोबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी, आप इतने ऊपर चले जाओगे सोसाइटी में इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में, कि आपका पूरा मतलब लाइफ सेट है। आप एसडीएम डीएसपी कुछ बन जाओ, उसके बाद ऑफिस में आप मक्खी मार रहे हो, चने चबा रहे हो, नोबडी इज़ गोइंग टू गिव अ डैम, ओके। आपको फिर भी सोसाइटी में उतनी ही स्टेटस मिलेगी, आपको उतना ही इज्जत मिलेगा, आपको पैसे मिलते रहेंगे मक्खी मारने के भी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का कि उसमें मिडिल क्लास बहुत जल्दी हाई क्लास में पहुंच सकता है। उसके अलावे अगर आप सोचोगे ना तो बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही मुश्किल है, ओके। बट ये सिविल सर्विसेज में आप क्लियर कर लिए तो आपकी मोबिलिटी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। हमारा देश, बहुत ही चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। हमारा देश एक स्टेटस सोसाइटी है। यहाँ पे कास्ट वोस्ट के बेसिस पे वो अलग चीज़ है। स्टेटस का मतलब कि भाई जो बड़े लोग हैं, जो नौकरियां बड़े कर रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिलती है। ये तो हम लोग बचपन से देखते देखते बड़े हुए हैं, जो बिहार के हैं, है ना। तो स्टेटस सोसाइटी है यहाँ पे। जिनको हाई स्टेटस मिलती है ना, तो उनको फिर उसके बाद में समझो कि लाइफ उनके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। हर जगह आपके लिए रेड कारपेट बिछा हुआ रहेगा, कहीं भी आपको कुछ मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आवर सोसाइटी इज ए स्टेटस सोसाइटी। ऑल्सो हमारा जो सोसाइटी है दैट इज़ अ लॉलेस सोसाइटी। देखो, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस बताता हूँ, ठीक है। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी कॉग्निजेंट, वी हैव टू बी अवेयर कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारा सोसाइटी, हमारा समाज लॉलेस है। यहाँ पे कानून की नहीं चलती है। जिसका पावर है जितना, उसी की कानून चलती है। आप कोई विधायक मंत्री सबसे लड़के देखो, मतलब वो कानून तोड़ के आपके पीछे पड़ जाएगा, फिर भी कानून उसका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पावर है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे सोसाइटी में पावर इज लॉ। जिसके पास पावर है उसी के हाथ में लॉ है। वो जो चाहेगा, जो करेगा, लॉ उस समय उसके लिए अंधा बन जाएगी। अगर वो गलत भी कर रहा है तो कानून उसको कुछ नहीं करने वाला है, मोर और लेस। और ये फैक्ट्स हैं, ये हमारी सोसाइटी के फैक्ट्स हैं। सो आपको क्या चाहिए इस सोसाइटी में, अगर लॉलेस सोसाइटी में अगर आपको थ्राइव करना है, लॉलेस सोसाइटी में अगर आपको एक अच्छा लाइफ चाहिए, तो आपके पास पावर होना चाहिए। पावर इसलिए होना चाहिए कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। मान लो कि आप एक आम नागरिक हो, अभी आप किसी से मान लो यार, मतलब यहाँ पे लड़ाइयाँ
इसलिए भी नहीं होती है कि दोनों की गलती है, कभी कभी तो सामने वाला जबरदस्ती लड़ाई कर लेगा आपसे। ट्रैफिक पे आप रुके हुए हो, गाड़ी आप रोक के खड़े हो, पीछे वाला कोई बड़ा आदमी है, फॉर्च्यूनर से चल रहा है, उसको जाने की जल्दी है, आपने 1-2 सेकंड भी, मान लो ग्रीन लाइट हुआ, उसके बाद में 1-2 सेकंड के बाद में आपने गाड़ी बढ़ाई, उसके लिए वो गाली देना शुरू कर देगा। अब अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है, तो आप निकाल लोगे अपना भी हॉकी स्टिक और ये सब चीज़ें कि आ जाओ लड़ लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन आप जो है, अगर आपके पास पावर नहीं है ना, तो आप लड़ नहीं पाओगे। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। आप अपनी लाइफ को, मतलब ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो फिर भी थोड़ी सी मतलब लाइक साइकोलॉजिकल लेवल की बात है यार। लाइफ को प्रोटेक्ट, लोग आके मार पीट करके चले जाते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंस समझिए, एंड दिस शुड बी इनफ मोटिवेशन फॉर यू टू स्टडी हार्ड। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही मतलब ऐसा आप समझो कि समुद्र मंथन टाइप की चीज़ कर रहे हो आप। बहुत ही इसके कॉन्सिक्वेंसेज इतने फार रीचिंग होने वाले हैं, मतलब ये गांधी जी के मूवमेंट जैसा है कि नॉन कोऑपरेशन कर दिए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज कितने फार रीचिंग हुए, उसी टाइप से है ये आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन। तो इसको लाइटली मत लो। दूसरा, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे, चलो ऊपर में कर देता हूँ यहाँ। देखो, अगर हम लोग ये बीपीएससी, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का अगर देखोगे तो साइकिल जो है ना ऐसे है। एक होता है प्रीलिम्स, फिर आपका होता है मेंस, फिर आपका होता है इंटरव्यू, एंड फाइनल अगर आप सिलेक्शन आपका हो जाता है तो एक आपको मिलती है रैंक। यही है ना। बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग प्रीलिम्स के ही साइकिल में रह जाते हैं। एक प्रीलिम्स दिया, नहीं हुआ, फिर दूसरा प्रीलिम्स दिया, फिर तीसरा दिया, और ये साइकिल मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द मोस्ट डिप्रेसिंग साइकिल। मतलब कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन इस साइकिल में तो मत ही फंसो कि प्रीलिम्स अभी दिए जाके नहीं हुआ, आप अगले प्रीलिम्स में फिर बैठने की अब तैयारी कर रहे हैं। नहीं, अगर आप प्रीलिम्स स्टेज पे ही बाहर हो रहे हो तो इससे बड़ा मतलब आप समझो डिप्रेसिंग चीजें नहीं हो सकती है। फॉर द सेक ऑफ योर मेंटल हेल्थ प्लीज स्टडी। प्रीलिम्स में फेल मत हो, किसी भी कीमत पे मत हो यार फेल, प्लीज। ठीक है, आप अपने को अगर थोड़ा भी प्यार करते हो, थोड़ा भी आपको अपने लाइक मेंटल हेल्थ के लिए चिंता है, तो प्लीज डोंट गेट स्टक एट दिस स्टेज। आई एम टेलिंग यू, दिस इज लाइक सुइसाइड। ठीक है, तो ये बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेज है, इससे तो बिल्कुल आपको मतलब निकलना ही है। तब क्या होगा, प्रीलिम्स मान लो आपने पास किया, आप आए मेंस पे। अब होगा क्या कि मेंस का आपका अच्छा तैयारी नहीं है, तो क्या होगा, फिर से आप प्रीलिम्स पे आ जाओगे कि चलो अभी 69th का आपका आ रहा है। ठीक है, 69th में आपने प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस आपकी तैयारी अच्छी नहीं, तो फिर से 670th वाले का प्रीलिम्स पे फिर से आ जाओगे। तो ये साइकिल भी डिप्रेसिंग ही है, थोड़ा कम है ये वाले साइकिल से, ये वाले साइकिल से ये वाला साइकिल थोड़ा कम डिप्रेसिंग है, लेकिन ये भी डिप्रेसिंग है, तो इसको भी हमें बचाना है। ठीक है, कि मेंस स्टेज पे फिर जाके नहीं फंसे। नहीं तो पता है क्या लगता है, ये लगेगा कि यार प्रीलिम्स के लिए मैंने इतना मेहनत किया, सारा मेहनत बेकार हो गया, क्योंकि मेंस में तो जाके छट गए। तो ये भी साइकिल डिप्रेसिंग है, इससे भी आपको बचना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या आता है कि अगर मान लो प्रीलिम्स भी आपने क्लियर कर लिया, मेंस भी कर लिया, आप गए इंटरव्यू पे, तो अब क्या होगा, इंटरव्यू पे आप जाते हो तो या तो आप इंटरव्यू में पास हो जाओगे तो आपको रैंक मिल जाएगी एक, ठीक, या फिर अगर आप इंटरव्यू में फेल हो गए तो फिर से आपको यहाँ पे प्रीलिम्स पे आना पड़ेगा। तो ये तो फिर भी थोड़ा सा चलेबुल है, क्योंकि इंटरव्यू तक आप पहुंचे हो, इसका मतलब कि आपका प्रीलिम्स भी अच्छा है, मेंस भी अच्छा है, ठीक ठाक है ना। थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे दोनों में तो और अच्छा हो जाएगा। और इंटरव्यू में भी अगर कम नंबर आपको मिल गया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार थोड़ा सा पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव करनी है, आई हैव टू इम्प्रूव माई प्रेजेंटेशन स्किल्स, द वे दैट आई स्पीक, द वे दैट आई इंटरैक्ट, ये सब चीज़ें, माई जेस्चर्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें, मेरे अपने थॉट प्रोसेस क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें वो डेवलप हो सकती है। उतना ज़्यादा उसमें मैं क्या बताऊं कि इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ओके। और वो उतना ज़्यादा डिप्रेसिंग नहीं, क्योंकि देखो इंटरव्यू तक आप जाते जाते आप पहुंच जाओगे। बहुत बार तो ऐसा होगा कि अगला वाला प्रीलिम्स यहाँ पे होगा, उसके बाद आपका पिछले वाले का इंटरव्यू होगा, तो आपको कभी डिप्रेशन होने का मौका ही नहीं मिला, डिप्रेस होने का, समझ रहे हो।
या फिर ऐसा भी होगा कि चलो मान लो इंटरव्यू पहले हो गया, फिर अगला प्रीलिम्स आने वाला है, आपको हार्डली 1 महीना मिलेगा। जनरली यही ट्रेंड होता है, ठीक है, 1 महीना से भी कम मिलता है। तो आपको डिप्रेस होने का मौका ही नहीं मिल रहा है, एंड यू आर ऑल्सो अ बिट मोटिवेटेड कि भाई मैं तो इंटरव्यू तक गया हूं। तो ये तो फिर भी चलेगा कि इंटरव्यू तक जाके और फिर मान लो किसी ना किसी अनफॉर्चुनेट रीजन से आप रैंक नहीं ला पाए, और रैंक अगर ला दिए तब तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, तब तो फिर तो आप हो ही गए सिकंदर, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको जो है ना ये वाला पार्ट तो बिल्कुल मतलब यार मतलब कुछ भी करो प्लीज़, लाइक डोंट स्टक इन दिस लूप, प्रीलिम्स से प्रीलिम्स, प्रीलिम्स से प्रीलिम्स, नो। ये वाला भी अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो कि प्रीलिम्स से मेंस पे तो गए लेकिन फिर से मेंस से प्रीलिम्स पे आ गए, ये भी अवॉइड करना है। और इंटरव्यू पे चले जाओगे तो लाइक आई थिंक देन यू आर गुड इनफ टू क्लियर इट, आज नहीं तो कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 लूप तो बिल्कुल हमें किसी भी कीमत पे अवॉइड करनी है, प्रीलिम्स से प्रीलिम्स वाला और प्रीलिम्स से मेंस का, मेंस से प्रीलिम्स का। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि आप जैसे मान लो कि अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि यार एंग्जाइटी होती है, ठीक है, कि यार इतना अभी एग्ज़ाम पास में है, ये सारी चीज़ें करनी है, डर लगता है। तो डर तो सबको लगता है यार, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, वो है ना अभी मीम। तो उतना कोई उसके लिए ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका भी ना एक फीडबैक लूप है। एंग्जाइटी से बढ़ोगे और ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, ठीक है, और ज़्यादा एंग्जाइटी से और ज़्यादा एंग्जाइटी होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही चलते जाता है। ये एक सेल्फ लूप है। जितना ज़्यादा आप एंग्शियस रहोगे, जितना ज़्यादा आप वरी करोगे, जितना ज़्यादा आप चिंता में रहोगे, जितना लो फील करोगे, उतना और लो फील करते जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। ये समझ के चलो कि एंग्जाइटी तो सबको होती है, इट्स नॉर्मल। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ हो रहा है। जब मुझे पर्सनली स्पीकिंग, मुझे अगर ये लगता है ना कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे तो लगता है चलो चिल है फिर। जैसे मान लो कि डेथ की मैं बात करूं, सबको मरना है यार, कौन यहाँ पे जिंदा रह जाएगा, तो मेरे को उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है फिर, ठीक है, डेथ है, सबको आएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को ही मरना है ना। तो एंग्जाइटी भी सबको होती है, एक्सेप्ट मे बी बुद्धा, बट बुद्धा बनने के लिए टाइम है अभी यार। मतलब आई रियली रिस्पेक्ट गौतम बुद्ध, ओके, मतलब मैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, और मैं तो विपसना भी गया हुआ हूँ, आई रियली लाइक इट। बट मैं बता रहा हूँ कि बुद्धा भी क्या 35 साल की उम्र में जाके उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ, 35 साल की उम्र में जाके निर्वाणा प्राप्त हुआ। हमारे पास फिर तो टाइम है ना, अभी तो बहुत टाइम है। पहले थोड़ा सा सरकारी नौकरी ये सब निकाल लें, ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, फिर निर्वाणा प्राप्त करते रहेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो इसीलिए एंग्जाइटी को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस मत दो, जस्ट कंसिडर इट एज अ नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ एज ऑफ नाउ। जो एक एग्ज़ाम का फेज है उसमें एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोई बात नहीं, जस्ट डू योर वर्क, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। दूसरा, उसके बाद में मैं कुछ और चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी अगर 6 आवर्स नहीं पढ़ रहे हो तो मतलब पापी हो तुम, सही बात बता रहा हूँ मैं, कि बहुत बड़ा पापी हो। अब ये मतलब बिटर ट्रूथ मुझे बोलना पड़ रहा है, मे बी इट विल मोटिवेट सम ऑफ यू, बट सीरियसली अगर 6 आवर्स नहीं पढ़ रहे हो तो सही में पाप से कम नहीं है ये, ठीक है। तो 6 आवर्स तो पढ़ो, और मैं बता रहा हूँ कि 6 आवर्स अगर पढ़ते हो ना अभी से, अराउंड 2.5 महीने कुछ हैं अभी एग्ज़ाम के, आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 6 आवर्स ईच डे, दैट टू विथ अ राइट स्ट्रैटेजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट स्ट्रैटेजी। इसको इग्नोर मत कर देना कि हाँ यार मतलब क्या ही है, स्ट्रैटेजी तो चिल है, मेरे को तो बस रटनी है ये सब चीज़ें, नहीं, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक कोट मैं बताता हूँ, आप लोग पढ़े भी होंगे, अब्राहम लिंकन का कोट है कि गिव मी 6 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री and I will spend the first 4 sharpening
शार्पनिंग दी एक्स। मतलब ये बोल रहे हैं, ये कोट क्या है, ये प्रोवर्ब क्या है कि अगर मुझे 6 घंटे हैं ना किसी ट्री को काटने के लिए, तो मैं पहले 4 घंटे तो मेरा जो कुल्हाड़ी है उसी को शार्पन करने में मैं लगाऊंगा। तो इससे मतलब ये निकलती है, मतलब इसका इंप्लीकेशन ये है कि कोई भी अगर आपको काम करनी है ना तो अच्छा टाइम लगाओ स्ट्रैटेजी बनाने में, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत सारी आसान हो जाती हैं चीजें। आप ये नहीं कि सीधे 6 घंटा पढ़ना है तो कुछ भी उठा के पढ़ते जा रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये वो वीडियो देख रहे हैं। अरे यार, मतलब दिमाग को कूड़ेदान थोड़े बनाना है यार, राइट। बहुत ही सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें इस चीज़ को करना है। तो स्ट्रैटेजी तो चाहिए। तो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी अगर देखो तो स्ट्रैटेजी में प्रीलिम्स का अगर मैं बताऊं, प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स में तुम देखोगे कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई मैंने सब्जेक्ट उठाया, ठीक है, इस सब्जेक्ट में जैसे मान लो कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मेरे को पता चल गया है कि यार मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आती है क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं करना है कि बस मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आती है क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री उठा के पढ़ना शुरू कर दिए पूरा, नहीं। इस सब्जेक्ट के अंदर में जाओ, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में जाओ और हायरार्की ऑफ टॉपिक्स बनाओ। क्योंकि अगर तुम देखोगे बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखोगे तो उसमें यह पता चलेगा कि कुछ कुछ टॉपिक से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यार। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, 1857 रिवोल्ट पक्का पूछेगा उससे, ठीक है। गांधी बाबा से पूछ लेगा एक क्वेश्चन पक्का कि बिहार में क्या क्या किए, कुछ विद्यापीठ, ये सब बिहार विद्यापीठ कब किए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो बिहार वाला जो पार्ट है उससे पूछ लेते हैं। फिर आपको पता है कि सहजानंद सरस्वती से पूछ लेते हैं, एक जो किसान मूवमेंट का है क्वेश्चन, है ना, उससे पूछ लेते हैं वो। उसके बाद में आपको जेपी से पूछ लेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। तो ये सारी, मैं ट्राइबल रिवोल्ट से पूछ लेंगे। मैं आपको बस कुछ ऐसे टॉपिक्स दिखा रहा हूं कि आपको ये चीजें करनी है। हायरार्की ऑफ टॉपिक्स आपको बनाने हैं हर सब्जेक्ट में, और पहले आपको इस टॉपिक सबको कवर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए आप क्या करोगे, वन सोर्स फॉर वन टॉपिक, एक ही सोर्स होना चाहिए। आप ज्यादा सोर्स अगर लोगे ना तो मतलब हौच पौच हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू। वन सोर्स फॉर वन टॉपिक, और कुछ क्वेश्चंस नहीं छूटेगा यार। जो भी सोर्स, अगर अच्छा खासा सोर्स अगर आप ले रहे हो, कोई स्टैंडर्ड सोर्स, तो लेट मी इंश्योर यू कि भाई अगर क्वेश्चन उसके बाहर आता है ना तो सबके गलत होंगे, ठीक है। तो ये डरने की बात नहीं कि अरे यार अभी क्विट इंडिया मूवमेंट मैंने मान लो बीसीडब्ल्यू से पढ़ा, जो वहाँ पे यूट्यूब पे लेक्चर है यार, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हो तो छूट गई होंगी। नहीं यार, लाइक जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी सोर्स तुम उठा रहे हो यार, कोई और सोर्स उठा लो। स्पेक्ट्रम उठा लिया आपने, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया तो बस हो गया। यू डोंट नीड टू लाइक रीड और वॉच एनी अदर सोर्स, ओके। क्योंकि एक इसमें भी मैं आपको कहावत बताना चाहता हूं। एक कहावत है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा अगर रसोइयां हैं ना जो कुक करते हैं, अगर बहुत ज्यादा रसोइया इन्वॉल्व होंगे, जैसे सूप अगर आपको बनाना है, उसको बनाने में तो ये सूप घटिया बनेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। सिमिलरली अगर बहुत ज्यादा सोर्सेज आप एक टॉपिक के लिए पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक आपके लिए बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि देखो हर सोर्स में जो लिखा है, कोई किताब अगर पढ़ रहे हो अलग अलग, तो अलग अलग जो ऑथर्स हैं, सॉरी, अलग अलग जो ऑथर्स हैं वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। अलग अलग अगर वीडियोस देख रहे हो तो अलग अलग तरीके से वीडियोस में वो बताएंगे। तो एक सोर्स प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वन सोर्स फॉर वन टॉपिक आपने लिया और उसका क्या किया कि आपने ये सारे टॉपिक्स उससे पढ़ लिए। जो भी आप अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग सोर्स बना सकते हो, बट मैं तो बोलूँगा कि एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स रख लो, ठीक है, बट इट्स योर चॉइस। बट एक टॉपिक के लिए एक सोर्स आपने वहाँ से पढ़ लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप करोगे पीवाईक्यू। उस टॉपिक का आप पीवाईक्यू उठाओगे और आप पीवाईक्यू को देख लोगे कि हाँ क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, जो नया नॉलेज मिला उसको बस इनकलकेट कर लो,
and move on to the next topic. Similarly, you have completed, when you have completed all these important topics from any subject, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करो। ऐसे करके ये सारे सब्जेक्ट्स के जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, तब उसके बाद में जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो कर सकते हो। अब जैसे मैं हिस्ट्री का तो यहाँ पे बताया, अगर मान लो कि मुझे इकोनॉमी का बताना हो, तो इकोनॉमी में तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं वो तो याद ही होने चाहिए, क्योंकि वो बार बार पूछते हैं ना वो कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है किस डिस्ट्रिक्ट में, है ना, कि कहाँ पे अर्बनाइजेशन कितना है, पर कैपिटा इनकम, तो ये सब तो मतलब याद होना चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जीडीपी जीएसडीपी पूछ लेते हैं, बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, फॉरेस्ट डेंसिटी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी है। तो ये सारे टॉपिक्स आप बनाओ हर सब्जेक्ट के और उसको एक सोर्स से कवर करो, उसका PYQ देखो एंड नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे करते करते एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे बढ़ो। एंड ये अगर आप कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक देगा प्रीलिम्स क्लियर करने से, ठीक है। सीरियसली आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है। तो ये काम आप करो। और यार मतलब 6 घंटा अगर आप लोग कोई नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो 6 घंटा, तो यार अभी से आप शुरू करो, बैठो, मतलब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, बैठो यार, नींद आ रही है, मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मोबाइल ऑफ करके फेंको उधर और 6 घंटा बस बैठो, वहीं पे सो जाओ, टेबल पे ही सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट करो यार, इट्स सो इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ये कुछ मुझे बोलना था प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में। अब आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टीज आज टॉपिक हमारा है, आत्मा है, मतलब ऐसा आप समझ लो कि ये बीपीएससी का, अगर पॉलिटी का पार्ट मैं बोलूं मेंस के लिए, तो ये उसका आत्मा है, आत्मा, सोल ऑफ द बीपीएससी पॉलिटी पार्ट। क्योंकि क्वेश्चंस देख रहे हो भर भर के आ रहा है, भर भर के आ रहा है, ये देखो इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं 2022 का ही आपको दिखाऊं ना क्वेश्चंस, तो कोई 67th बीपीएससी आई थिंक 2022 में ही हुआ था, ये क्वेश्चन 2022 का है। उसके बाद देखो ये 2022 में आया है एक क्वेश्चन, उसके बाद में देखो इधर ये देखो ये 2022 में आया है, ठीक। उसके बाद देखो ये 2022 में आया है, तो देख रहे हो 4 क्वेश्चन तो तुम्हारा 2022 में ही आ गया है, और इस बार भी उन्होंने पूछा था। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज को करना। इसीलिए मैंने इसको क्या किया है कि 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। और एक चीज़ और इसके लिए थोड़ा सा मतलब बेस बनाना जरूरी है, क्योंकि आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत आप पॉलिटी के लिए पढ़ते हो, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को उतना डील नहीं किया है, क्योंकि ना ये यूपीएससी के मेंस का भी पार्ट नहीं है। यूपीएससी में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है पार्ट, ये पता है, ये पीएसआईआर में पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शनल का ये पार्ट है। बीपीएससी को पता नहीं क्या ही चढ़ा हुआ है कि उसने पॉलिटिकल पार्टीज को डाल के, और वो भी इतने डीप क्वेश्चंस पूछता है। तो ठीक है, तो हमें बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि हमें बेस बनानी है अच्छा, और हमें इसको बढ़िया से करना है। क्योंकि देखो बाकी लोगों को ना ये इतना अच्छा से समझ में आता नहीं है, इतना अच्छा नोट्स कहीं नहीं मिलता है, इतना अच्छा, तो इसको अच्छे से कर लेंगे ताकि जहाँ पे बाकी लोग वीक हैं वहाँ पे तो और ज़्यादा हमें जोर लगाना है, ठीक है, सो दैट हम अपना गैप बढ़ा सके उन लोगों से, ठीक। तो बस पॉलिटिकल पार्टीज आज हम लोग जो करेंगे ना, वो ये वाला पार्ट करेंगे, रीजनल पार्टीज। तो इसमें और भी हैं कि टू मेनी, देखो क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, कि जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज वो इमर्ज हुए हैं, तो वो उसका एक अकाउंट दो, मतलब कि कैसे इमर्ज हुए, क्या रीजन्स हैं, इस टाइप से। डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड नेशनल यूनिटी? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का होना अच्छा है? किसके लिए? 2 चीज़ के लिए, टू सेटिस्फाई रीजनल एस्पिरेशंस एंड फॉर द नेशनल यूनिटी, कि उस क्षेत्र के जो एस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशंस मतलब कि उसके ड्रीम्स, उसके गोल्स, ठीक है, उसके एंडेवर्स, राइट, तो वो सेटिस्फाई करने में क्या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प करते हैं? क्या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं? इस पे आपको बताना है।
गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आप जो भी सोचते हैं उसके लिए रीजन दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ ग्रोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑन इंडियन पार्टी पॉलिटिक्स इन रिसेंट टाइम्स। ये पूछ रहा है कि जो हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज जो बन रहे हैं, तो उन पार्टीज का इंप्लीकेशन क्या है, मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या है, उनका असर क्या है, ऑन व्हाट, ऑन इंडियन पार्टी पॉलिटिक्स। जो इंडिया में पार्टी पॉलिटिक्स है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है जब क्षेत्रीय पार्टीज और ज्यादा ग्रो करते हैं नंबर में। यह है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर द बेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बेन का मतलब समझो आप कि कर्स, अभिशाप। यार थोड़ा हमारा हिंदी कमजोर है, देख लेना, अभिशाप। ओके, टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर द बेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, श्राप है वो। एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अगर पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएं तो वो हमारे पॉलिटिक्स के लिए खराब चीज है? अगर आप अग्री करते हो तो उसके लिए आर्गुमेंट्स दो, नहीं अग्री करते हो तो उसके लिए आर्गुमेंट्स दो। तो ये क्वेश्चन है, और थोड़ा बिहार का डायमेंशन यहां पे पूछा है। चौथा क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट नेशनलिस्टिक बट इट इज इंडिविजुअलिस्टिक। मतलब ये बोल रहा है कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नेशनलिस्टिक नहीं है, उनमें एक राष्ट्रीयता का भाव नहीं है। रादर देन दैट दे आर इंडिविजुअलिस्टिक, एक इंडिविजुअल के ऊपर में फोकस्ड है। सो अगर ये एक इंडिविजुअल है तो उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार स्टेट। तो फिर से बिहार का एक डायमेंशन लेके आया। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको भी हम, इसके जो भी एस्पेक्ट्स इससे निकल के आ रहे हैं वो हम डील करेंगे इस लेक्चर में। प्लस इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज का एक बढ़िया सा बैकग्राउंड आज तैयार करेंगे, सो दैट उसके बाद में चौन्नी भर का भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो तो पहले हम जब स्टार्ट करते हैं कोई भी, और ये सब जो है ना बाकी के पीवाईक्यूज जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसमें हम जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे तो उनके पीवाईक्यूज भी देखते चलेंगे। ठीक, तो अभी हम करते हैं स्टार्ट पॉलिटिकल पार्टीज को, राइट।